हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट टॉपिक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जेई मेंस और एडवांस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके टोटल मैथ्स के कई सारे टॉपिक्स में इसका काफ़ी जगह यूज़ होता है और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और हम लोग आगे देखेंगे कि बहुत सारी मुश्किल कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। अब डिटर्मिनेंट में क्या करना है, किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट्स जो है क्या होता है, इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारे पास में दो होमोजीनियस इक्वेशन है और ये होमोजीनियस इक्वेशन, जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में है, मतलब x और y की पावर 1 है। अब यहाँ पे टर्म आया होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, अब होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी इक्वेशन में x और y को छोड़ के बाकी यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो, इक्वल टू में 0 होना चाहिए, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। अगर हम इन दो इक्वेशंस को लेते हैं और इन दोनों इक्वेशंस में से अगर हम x या y किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सपोज करते हैं कि एलिमिनेट करते हैं x को, एलिमिनेट करते हैं x को। एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इस पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किससे करोगे, a2 से, और इस पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a1 से, है ना। तो हम लोगों ने ऊपर वाली इक्वेशन, मतलब ये कोफिशिएंट इक्वल करोगे तो इसको आप a2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको a1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखते हैं हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ से, a1 a2x प्लस b1 a2y इक्वल टू 0। ठीक है, इसी टाइप से दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a1 a2x प्लस b2 a1y इक्वल टू 0। ठीक है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कैसा हो गया, इक्वल हो गया। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये पार्ट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा y के साथ में b1 a2 माइनस b2 a1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें दो रिजल्ट आ रहे हैं, या तो y 0 होगा या यहाँ पे कोफिशिएंट वाला पार्ट 0 होगा। तो यहाँ से हमने इसको ले लिया a1 b1 a2 माइनस b2 a1 इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये पार्ट, जो ये जो चार कोफिशिएंट यूज हुए थे, इनका रिलेशन है ना। ये एक रिलेशन आ गया जो कि इक्वेशन के कोफिशिएंट थे। यहाँ से हम लोग बात करते हैं डिटरमिनेंट की। इस कोफिशिएंट के रिलेशन को हम लोग एक नए फॉर्म में लिखते हैं, उस नए फॉर्म को हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं। अब वो नया फॉर्म क्या है, हम लोग यहाँ पे जो कोफिशिएंट था a1 b1 और a2 b2, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, a1 b1 a2 और b2, और हमने इन दो लाइनों के बीच में इसको लिख दिया। तो ये बोला जाता है डिटर्मिनेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म बेसिकली क्या हुआ, जो हमारे इक्वेशंस के कोफिशिएंट होते हैं उसको कैलकुलेशन इसीलिए, मतलब उनका रिलेशन बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म आता है। अब इस डिटरमिनेंट फॉर्म में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं ये सिंबल, तो ये सिंबल देखने में इसको हम लोग मॉड भी बोलते हैं कई बार डिटरमिनेंट के लिए, कि मॉड के मतलब डिटरमिनेंट के सिंबल में लिख दिया, लेकिन कई बार इसको मॉड वाला साइन भी बोलते हैं, मॉड जैसा साइन है इसको, लेकिन बोलते हैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट का ही सिंबल है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये भी है हॉरिजॉन्टल लाइन। इन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं रो। ये हमारी रो हो गई और एक रो हमें यहाँ से मिल रही है। तो किसी भी डिटरमिनेंट में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसका नाम देते हैं रो। अब यहाँ पे दो रो हैं तो इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट रो R1 और इसको बोलते हैं R2। ये इसके निकनेम हो गए, शॉर्ट में नेम हो गए कि फर्स्ट रो को हम लोग R1 बोलते हैं और सेकेंड रो को हम लोग R2 बोलते हैं। इसी टाइप से जो ये वर्टिकल रिजल्ट है, वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, कॉलम। और ये भी हमें वर्टिकल दिख रहा है तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी कॉलम हो गया।
है ना। तो कॉलम को भी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ये पहला कॉलम है ना, तो इसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पे C1 और इस कॉलम को बोलेंगे C2। तो यानी कि दो रो और दो कॉलम है ना। तो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिटर्मिनेंट के अंदर जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होने कंपलसरी हैं। अगर रो और कॉलम के नंबर्स अलग अलग होंगे तो वो मैट्रिसेस बन जाएगी, डिटर्मिनेंट नहीं होगा। यही एक मेजर डिफरेंस होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में। मैट्रिक्स जो टॉपिक है बेसिकली, आप अगर एनसीईआरटी 12th की बात करते हो तो मैट्रिक्स पहले दे रखा है, डिटर्मिनेंट उसके बाद दे रखा है। लेकिन हम लोग डिटर्मिनेंट इसलिए पहले डिस्कस कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का यूज़ मैट्रिक्स के पार्ट में भी रहेगा। तो डिटर्मिनेंट अच्छी तरह आता होगा तो हम लोग मैट्रिसेस भी आसानी से कर लेंगे, है ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। फिर से एक बार आप नया रिजल्ट देखोगे कि ये अगर नंबर लिखा हुआ है ABCD, है ना, तो आप ये ध्यान रखोगे ये हमारा फर्स्ट रो हो गया R1, ये हमारी लाइन जो है सेकंड रो हो गई, ये हमारा पूरा पार्ट फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये पूरा पार्ट सेकंड कॉलम हो जाएगा। मतलब ये पूरा पार्ट कॉलम में आएगा और ये पूरा जो रिजल्ट है वो रो में आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखोगे। तो ये हमारे लिए हो गया। अब आप इसमें देखोगे सर यहाँ पे दो रो हैं और दो कॉलम है, तो यहाँ से बात होती है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की, है ना। तो आप ये देखोगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, सॉरी, मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होता है लेकिन वो अभी हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ऑर्डर जो होता है वो आता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब आप हमें इसमें देख के बताओगे कि कितने रो है हमारे पास में, तो दो रो हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि डिटरमिनेंट जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले रो की काउंटिंग लिखेंगे, देन कॉलम की काउंटिंग लिखेंगे। इस एग्जांपल के अंदर हमें दिख रहा है कि हमारे पास में रो भी दो हैं और कॉलम भी दो हैं। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू है ABCD, इस डिटरमिनेंट के अंदर दो रो आ रहे हैं और दो कॉलम आ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस किस ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है, तो आपका जवाब आएगा ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर होने चाहिए डिटरमिनेंट के लिए, और बराबर किसके, 2 के बराबर है, वही उसका ऑर्डर होता है। तो हम लोग ये बोलते हैं दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, है ना। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो जाएगा। अब हम इसी टाइप से बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में 3 इक्वेशन दी होती, यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन 3 दे रखी होती, जैसे कि पहली इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू 0। ये तीनों होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर इन होमोजीनियस इक्वेशन के कोफिशिएंट को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे इनके डिटरमिनेंट वाले पार्ट में लिखेंगे। डिटरमिनेंट का साइन बनाया, ये कोफिशिएंट A1 B1 C1, तो ये फर्स्ट रो में हमने लिख दिया A1 B1 C1, ये फर्स्ट रो में आ गया। सेकेंड रो में क्या आएगा A2 B2 C2, तो A2 B2 और C2 ये सेकेंड रो में आ गया, है ना। और A3 B3 C3 ये कहाँ पे आएगा, ये थर्ड रो में आएगा। तो बनेगा हमारे पास A3 B3 और C3। ठीक है, ये हमारे थर्ड रो में आ गए। तो अब आप ये देखोगे इस बोले पूरे पोर्शन में इस डिटरमिनेंट में कितने रो और कितने कॉलम है, तो क्लियर दिख रहा है कि इस डिटरमिनेंट के पास में 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। कौन कौन से रो हैं, रो हमारे पास सबसे पहला ये रो है, इस रो का नाम होता है R1। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये रो है, इस रो का नाम हो जाएगा R2। थर्ड हमारे पास ये रो है, इसका नाम हो जाएगा R3। ठीक है, तो हमारे पास में 3 रो आ रहे हैं, तो 3 रो के नाम R1 R2 R3 हो गए। अब हम आते हैं कॉलम पे। ये हमारे पास में पहला कॉलम है, इसका नाम आएगा C1 शॉर्ट में। ये हमारे पास में सेकेंड कॉलम है, इसका नाम आएगा C2, और ये हमारे पास में थर्ड कॉलम है, तो इसका नाम है C3। ठीक है,
ये कंफ्यूज मत हो जाना कि C1 C2 C3 ये लिखा हुआ है, ये तो इक्वेशन के पार्ट है इसलिए लिखा हुआ था, आप तो कॉलम को C1 C2 C3 नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा इसका 3/3, क्योंकि इसके पास में यहाँ पे ऑर्डर लिखा जाता है 3/3, क्योंकि आप बोलोगे कि इसमें पहले रो देखेंगे वो भी 3 है और कॉलम कितने हैं वो भी 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन समझ में आ गया होगा। तो आपको एक सिंपल सी बात रखनी है कि डिटरमिनेंट जो होता है उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट का सिंबल जो होता है वो 2 वर्टिकल लाइंस होती हैं, उसके बीच में नंबर्स लिखे होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको हम लोग रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम लोग कॉलम बोलते हैं। आप जब आप ऑर्डर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रो पहले लिखना पड़ता है, नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखना पड़ता है। तो डिटरमिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर होते हैं, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जब हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक में आएंगे तो इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि रो पहले लिखना पड़ता है, कॉलम बाद में लिखना पड़ेगा। वो अलग अलग नंबर हो सकते हैं, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में ये नंबर जो आएंगे वो हमेशा बराबर होंगे। यानी डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 2/2 हो सकता है, 1/1 हो सकता है, एक एलिमेंट लिखा है तो 1/1 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है। अब आप ये ध्यान रखना कि अपने जो सिलेबस में मैक्सिमम पोर्शन है वो 2/2 ऑर्डर का है या 3/3 ऑर्डर का है। 4/4 ऑर्डर का हम लोगों के सिलेबस में पार्ट के क्वेश्चन में नहीं दिए होते हैं। सॉल्व कर सकते हैं लेकिन बहुत लेंदी हो जाते हैं, हम लोगों को 2/2 और 3/3 पे ही फोकस करना है। अब बात आती है इसमें कि जब डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ इसमें रूल ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हम आपको बात करते हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखोगे, जब आपने कहा ये रो और कॉलम बराबर होते हैं तो हम लोग ये बोलेंगे ये स्क्वायर डिटरमिनेंट है। स्क्वायर क्यों टर्म यूज किया, स्क्वायर मैंने इसलिए बोला कि जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं, वो स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे तो स्क्वायर डिटरमिनेंट होता है ये पार्ट, है ना। अब आता है इसमें साइन ऑफ डिटरमिनेंट। साइन ऑफ डिटरमिनेंट का क्या मतलब है, साइन ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब ये है कि जब हम लोग इस पूरे डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ रूल का ध्यान रखना पड़ता है। वो रूल होता है सबसे पहले साइन। साइन मतलब हो जाएगा कि आपको किस नंबर के साथ में कौन सा साइन यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपको ऑर्डर दिया हुआ है फॉर ऑर्डर 2/2, ये पहला पार्ट हम लेके चलते हैं। 2/2 ऑर्डर में जो साइन रहेगा वो आपने प्लस लेना है पहले नंबर के लिए, दूसरे नंबर के लिए माइनस, इधर के लिए माइनस, इधर के लिए प्लस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये पहला नंबर जो होगा वो प्लस साइन का होता है, दूसरा इधर वाला नंबर जो होगा वो माइनस साइन का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। ऐसे ही अगर इसमें फॉर ऑर्डर 3/3, साइन में हमेशा एक सिंपल सा रूल चलता है कि स्टार्टिंग तो पॉजिटिव से किया है, इसके जो नियरेस्ट जितने भी साइन होंगे वो अपोजिट होने चाहिए। जैसे ये प्लस है तो इधर अपोजिट माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, है ना। तो अल्टरनेट साइन नहीं आता है, उसके नियरेस्ट जो होगा अपोजिट साइन होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं 3/3 के लिए तो क्या साइन आएगा, पहला साइन आएगा प्लस, तो अगला आएगा माइनस का, फिर अगला आएगा प्लस का, फिर आप देख रहे हो ये प्लस है तो इसके बगल में आएगा माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो देखने में ये लगता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये लगता है कि अल्टरनेट साइन लगा दिया। अल्टरनेट नहीं लगाते हैं, सीधे ये ध्यान रखा जाता है कि ये प्लस है तो इसके अगल बगल माइनस साइन आएगा, है ना। यहाँ प्लस है बीच में तो इसके चारों तरफ माइनस साइन आएगा। तो ये अब इसकी कहाँ पे ये क्लियर दिखता है, जब हम लोग 4/4 की बात करते हैं। ठीक है, फॉर ऑर्डर 4/4, 4/4 का मतलब हो गया उसके पास में 4 रो होंगे और 4 ही कॉलम होंगे, है ना। तो ये 4/4 में लिखा। अब इसका साइन क्या लगेगा, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे अगला साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। ये नहीं कि माइनस के बाद प्लस आता, वो नहीं देखना, इसके बगल में आएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका साइन आता है। तो साइन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके लिए। जब हम लोग इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इन साइन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अब हम लोग इसको सीखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक पार्ट और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग जहाँ भी रहते हैं उसका एक एड्रेस होता है अपने घर का। हम लोग बोलते हैं कि भाई हम इस मोहल्ले में रहते हैं,
किसी जो मोहल्ले में जो भी यहाँ रहता है उसकी इस गली में जाएंगे, उस गली में इस नंबर पे हमारा मकान है ना। इसी तरह से बताते हैं कि भाई इस 3rd नंबर गली में रहते हैं हम, 4th नंबर गली में रहते हैं, 5th नंबर गली में रहते हैं, 2nd नंबर गली में रहते हैं, 2nd नंबर में हम लोग चलते हैं तो 4th नंबर का मकान हमारा है। तो वैसे ही यहाँ पे हर एलिमेंट का अपना एक एड्रेस होता है। एड्रेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने मान लिया कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, उनके नाम हमने नहीं लिखे, केवल हमने एक सिंबल दे दिया, ये एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब आपसे कहते हैं कि भाई इसका एड्रेस हमें बताओ कि ये जो नंबर है यहाँ पे जो डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया, इसका एड्रेस क्या है। तो एड्रेस बताने के लिए सबसे पहले हम रो को देखते हैं, फिर कॉलम देखते हैं, ठीक है। पहले रो देखते हैं फिर कॉलम। तो हम लोग ये बोलेंगे कि हम फर्स्ट रो में जाएंगे और फर्स्ट कॉलम में इसका एड्रेस है। तो एड्रेस हमारा निकल के इसका आया कि भाई इस पॉइंट का जो एड्रेस है, अगर वो पॉइंट हमने यहाँ पे ए लिख दिया तो उसका एड्रेस A11 है, मतलब फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में वो एलिमेंट रहता है, ठीक है। अगर हम इसके एड्रेस की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट रो में रहता है, ये सेकंड कॉलम में। भाई ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो इसका एड्रेस क्या है, A12, ठीक है। अगर हम बोलते हैं भाई इसका एड्रेस बताओ, तो क्या एड्रेस आएगा इसका, इसका एड्रेस आएगा कि ये फर्स्ट रो में है और 3rd कॉलम में रहता है, तो इसका एड्रेस आएगा A13, ठीक है। इसी टाइप से इसका एड्रेस निकालें तो एड्रेस क्या आएगा, ये 2nd रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका एड्रेस आएगा A21। ए का मतलब एक सिंबल नाम दे दिया, ए इसका नंबर एलिमेंट है, मतलब कोई वैल्यूज़ वगैरह नहीं है। इसका एड्रेस क्या आएगा, A22। इसका एड्रेस क्या आएगा, ये 2nd रो में है, 3rd कॉलम में है, तो आएगा A23। इसी टाइप से इस एलिमेंट का एड्रेस क्या आएगा, ये हमारे 3rd रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो A31। इसका एड्रेस क्या आएगा, 3rd रो 2nd कॉलम A32, और ये 3rd रो 3rd कॉलम में है तो A33। तो आपको ये याद रखना है कि हम आपसे पूछते हैं कि भाई बताओ भाई इसमें कहीं पे भी, जैसे ये मान लो नंबर दिया हुआ है, हमने आपसे एक एग्जांपल इसमें ले लिया कि अगर आपसे ABCD लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इसमें 2nd रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो आपसे अगर पूछा है 2nd रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो आप तुरंत बताओगे कि सर वहाँ पे C है, क्योंकि 2nd रो और फर्स्ट कॉलम में C आ रहा है, तो ये इसका एड्रेस हो गया कि यहाँ पे C रहता है इस जगह पे। तो इसकी हमें ज़रूरत आगे पड़ेगी, मैंने इसको स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया, जब हम आगे सॉल्व करेंगे तब इसकी ज़रूरत बताएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे ये प्लस माइनस साइन के लिए, तो इन प्लस माइनस साइन का यूज़ होता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, और डिटरमिनेंट को सॉल्व करते समय इन प्लस माइनस का यूज़ कैसे करना है वो आप बड़े ध्यान से इसको समझना। हम लोग यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर के डिटरमिनेंट लेके चलेंगे और उनको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखा एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, इसमें हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर ऑर्डर 2/2, ये पहला पार्ट आया। अब क्वेश्चन हमारे पास आएगा सॉल्व 2, 3, 4, 5, इसको सॉल्व करने के लिए आता है, ठीक है। ये हमारे पास में 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब सॉल्व करने का जो रूल है वो बहुत सिंपल सा है, कैसे इसको आसानी से समझ सकते हैं। हमें यहाँ पे ये हमारा पहला एलिमेंट है, हम लोगों को फर्स्ट एलिमेंट से डायगोनल फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या आएगा 2 × 5, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस का साइन आएगा और हम लोग सेकेंड वाले पार्ट से ये इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 × 4। तो आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे 10 - 12, कितना आ गया -2, ये इसका आंसर हो गया। तो है काफ़ी आसान, हम लोगों को बस क्या करना है 2/2 में इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है माइनस ये नंबर मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस साइन आएगा, ये मल्टीप्लाई करना है माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है, ये इसका आंसर हो गया, है ना। जैसे और एग्जांपल देखो, x² 4 3,
इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या इसका आंसर आएगा, सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस साइन लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4x²। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में देखो, -4 3 2 1। बताओ भाई, सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4 × 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 × 3, तो आंसर मिल जाएगा -4 -6, कितना आ गया -10। है ना, इजी है काफ़ी। अब आप ये कहोगे सर इसमें प्लस माइनस साइन का तो कोई यूज़ ही नहीं हो रहा। साइन की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही थी यहाँ पे क्योंकि आपको साइन के हिसाब से प्लस माइनस माइनस प्लस रहता था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस आएगा, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 2/2 में साइन का अभी फ़िलहाल एक्सपेंसन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत जिस जगह पड़ेगी वो है माइनर और कोफैक्टर, वहाँ हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी एक्सपेंसन में कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है। 2/2 का दिया है तो आप सीधे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ये सेकेंड वाले पार्ट को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकेंड वाले पार्ट को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस ये वाले पार्ट को, और अपने को आंसर निकालना है। ठीक है, ये करने के बाद में अब जैसे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिया हुआ है सॉल्व फॉर x, और क्वेश्चन हमारा हो गया x 2 1 -4 इज इक्वल टू 4 -2 0 और 1। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमने क्या कर दिया, दोनों साइड में डिटरमिनेंट बना के बीच में इक्वल टू लगा दिया। तो तुम्हें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आप तो अलग अलग सॉल्व कर लो और उसको इक्वल कर लेना। तो इधर सॉल्व करेंगे क्या, कितना आएगा, ये आ जाएगा -4x और इधर से आ जाएगा -2, है ना, सही है ना। ये आ जाएगा -4 × x -1 × 2, और बीच में इक्वल टू साइन आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 × 1, पहले ये मल्टीप्लाई किया, -0 × -2, है ना, ये आपका पार्ट आ गया, ये मल्टीप्लाई कर लिया। तो आंसर क्या बन जाएगा -4x -2 इज इक्वल टू, और यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा इसका 4 - 0, है ना, -4x इज इक्वल टू 4 + 2, -4x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6/4 यानी कि -3/2। ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी मिलेंगे। अब हम लोग जैसे और थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मैट्रिक्स के सिंबल में दिए होंगे। जो मैट्रिक्स तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया नहीं है ना, मैट्रिक्स डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैट्रिक्स मैंने बताया कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स एकेडमिक में मिक्स दिया है, तो इसलिए हम लोग अगर मैट्रिक्स का यूज़ करें तो हम देखते हैं मैट्रिसेस का जो साइन होता है वो ये वाला ब्रैकेट होता है। किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है या ये वाला ब्रैकेट बना हुआ है तो समझ लेना कि वो मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। लेकिन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के साथ में होता है, तो इसलिए हम सॉल्व कर सकते हैं अगर उसने डिटरमिनेंट वैल्यू पूछी गई होगी। जैसे कि अगर हमसे उसने पूछा है क्वेश्चन में कि इफ़ a इज इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स का साइन बना दिया, यहाँ लिख दिया 3 4 2 1, और पूछा कि उसने फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a। तो देखो ये वैल्यू आपने डिटरमिनेंट a, ये शॉर्ट में लिखा होता है DET a, डिटरमिनेंट ऑफ a, या बहुत जगह ऐसे लिखा होगा इसकी वैल्यू निकालो। तो ये लाइन हो सकती है या ये आप देख लेना इसमें कौन सा टर्म यूज़ किया गया, तो एक ही चीज़ है दोनों। तो अगर ये वैल्यू पूछा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग तुरंत लिखेंगे कि a का डिटरमिनेंट वैल्यू जो बनेगा, ये वाला ब्रैकेट हटा के उसकी जगह डिटरमिनेंट लिख देंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट साइन लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, पहले ये मल्टीप्लाई करोगे माइनस ये करोगे, तो क्या आएगा 3 × 1 -2 × 4, तो आंसर हो जाएगा 3 - 8 यानी कि -5। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो कोई मुश्किल लग रहा है, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपको दिख रहा है कि मैट्रिक्स का सिंबल दिया है और सॉल्व डिटरमिनेंट करने को बोला है, तो आप मैट्रिक्स का सिंबल हटा के उसको डिटरमिनेंट बना के फिर आप सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हमारे 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की बात हो गई। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है 3/3 ऑर्डर। उसी में थोड़ा सा आपको समझना है ध्यान से कि क्या करना होता है। फॉर ऑर्डर 3/3, ठीक है।
3/3 में आपको साइन का जरूर ध्यान रखना है। साइन का कैसे याद रखना है वो आपको बताते हैं। जैसे अगर हमें क्वेश्चन दिया है 1 2 1 4 2 -1 0 1 और 3, ये डिटरमिनेंट आया, कहा गया इसको सिंप्लीफाई करो। तो हमें ये क्लियर दिख रहा है कि इस डिटरमिनेंट में 3 रो है और 3 ही कॉलम है। इसका ऑर्डर हो गया 3/3। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो एक्सपेंशन जब हम करते हैं डिटरमिनेंट को, सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में करते हैं। मतलब हमारे पास में यहाँ पे एक रो ये दिख रही है, तो हम इस रो को लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इस रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर सकते हैं, या फिर एक चॉइस और है कि हम इस रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर सकते हैं। मतलब इन 3 रो में से किसी एक रो को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप फिर भी हमसे कहोगे सर कौन से रो से सॉल्व करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा जिस रो के पास में या जिस कॉलम के पास में ज़्यादा जीरो दिए हों उसको लेके सॉल्व करोगे तो आसानी से कैलकुलेशन आप कर पाओगे। इसी टाइप से आपको ध्यान रखना है कि ये 3 रो हो गए। वैसे ही इसके बाद 3 कॉलम है, एक कॉलम ये हो गया, इस कॉलम के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हो, इस कॉलम के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हो, और इस कॉलम के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के 6 ऑप्शन हैं। 3 में से कोई एक रो ले सकते हैं और 3 कॉलम में से कोई एक कॉलम ले सकते हैं। अब आप ये, मैंने आपको अभी बताया कि चॉइस आपके ऊपर रहती है, जिसके पास ज़्यादा जीरो होंगे आप उसको लेके सॉल्व करोगे तो आसानी से इसको कर पाओगे, है ना। फिर से हम यही क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था 1 2 1 4 2 -1 0 1 और 3। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये 3/3 ऑर्डर का है, तो साइन सिस्टम क्या था। पहले यहाँ लिखो साइन सिस्टम। साइन था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये साइन सिस्टम आपने लिख दिया। अब साइन सिस्टम लिखने के बाद में हम यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन में कि मेक एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू R1। मतलब हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग 1 के पास पहुंचेंगे, तो 1 का साइन कैसा होना चाहिए, प्लस का। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में +1। ठीक है, +1 लिखने के बाद में 1 हमारे जिस रो या कॉलम में है उसको आप बंद कर लेना। 1 हमारा इस वाले, देखो दिख रहा है कि इस रो में है और ये कॉलम था, इसको मैंने बंद कर दिया। क्या दिख रहा है हमें, 2 -1 1 और 3। तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास जो दिख रहा था वो हमें दिख रहा था यहाँ से, इसको बंद किया, 2 1 1 और 3, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा 1 के लिए पार्ट हो गया। 1 का प्लस साइन था वो लिख दिया मैंने। अब हम लोग पहुँचते हैं 2 के पास। फिर हमने यहाँ पे लिखा माइनस, क्योंकि 2 का साइन कैसा आएगा, माइनस का, तो -2 लिखा। ठीक है, फिर डिटरमिनेंट का साइन बनाया और फिर से वही काम, 2 जिस रो और कॉलम में उसको बंद कर लेना, है ना। तो कैसे बंद करोगे, 2 हमारा इस रो में है, ये रो बंद कर दिया, और ये कॉलम है, इसको बंद कर दिया। तो कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, 4 -1 0 और 3। तो हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे 4 -1 0 और 3, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद में अब हम पहुंचेंगे 1 के पास। तो 1 का साइन कैसा है, प्लस का, तो फिर से लिखेंगे +1। फिर से डिटरमिनेंट का साइन बनाया और फिर वही काम किया कि 1 जिस रो या कॉलम में उसको बंद कर दिया। तो ये हमने 1 को रो से बंद कर दिया, ये कॉलम से बंद कर दिया। क्या आएगा, 4 2 0 1 दिख रहा है ना, 4 2 0 1। तो वैसे ही जो दिख रहा है वैसे ही लिख देना, 4 2 0 1, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब हमें दिख रहा है ये छोटे छोटे डिटरमिनेंट मिल गए। ये किस फॉर्म में है, 2/2 ऑर्डर के, जो हमें सॉल्व करने हम पहले सीख चुके हैं, उसी को यूज़ करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए फिर से आप लिखोगे यहाँ +1 और ब्रैकेट बनाओगे, इसको मल्टीप्लाई करो और माइनस ये मल्टीप्लाई करो। तो क्या जाएगा, 2 × 3 -1 × -1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगला पार्ट आएगा -2। फिर से आपको क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस ये कर दो, तो क्या जाएगा, 4 × 3 -0 × -1, और लास्ट में कितना आएगा, +1, और उसके लिए भी आप लिखोगे ये 4 × 1 और 0 × 3, तो आ जाएगा 4 × 1 -0 × 2, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा +1 और ब्रैकेट में आ जाएगा 6 + 1, यहाँ से आपको मिलेगा -2 के साथ में आ जाएगा 12 -0, और यहाँ से मिलेगा आपको 1 के साथ में 4 - 0।
ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है इसमें 1 इंटू 7, यहाँ से आंसर आया 2 इंटू 12 और लास्ट में आंसर आया 1 इंटू 4। तो आंसर फाइनल हो गया 7 माइनस 24 प्लस 4, है ना। तो 7 और 4 हो गया 11 माइनस 24, यानी कि आंसर -13। ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हो इसमें कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। आपको सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि किस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हमें सॉल्व करना है। मैंने सबसे पहले फर्स्ट रो को लेके सॉल्व किया। फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट लिखा, उसका साइन क्या है प्लस, तो मैंने लिखा यहाँ पे प्लस, फिर 1 लिख दिया। फिर मैंने इसमें 1 के लिए जो रो और कॉलम था वो बंद कर दिया, ठीक है। तो जो दिख रहा है 4 माइनस 1 1 3, वही मैंने लिखा है 2 माइनस 1 1 3 जो था दिख रहा है वही लिखा है, ठीक है। अगले पास 2 के पास पहुंचते हैं। 2 का साइन माइनस का होगा तो मैंने माइनस लगा दिया। फिर हमने 2 वाले पार्ट को कॉलम और रो को बंद कर दिया। जो दिख रहा है हमें क्या दिख रहा है 4 माइनस 1 0 3, 4 माइनस 1 0 3 लिख दिया। लास्ट में हम लोग 1 के पास आते हैं। 1 का साइन प्लस का था, लिखने के बाद में 1 को भी हमने इसको क्लोज कर दिया। 4 2 0 1 दिख रहा है, लिख दिया और ये आसानी से सॉल्व करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर आपने इसको फर्स्ट रो से सॉल्व किया। अगर हम फर्स्ट रो से, आप लोग फर्स्ट रो की जगह पे किसी और रो या कॉलम से सॉल्व करना चाहो तो क्या आंसर में डिफरेंस आएगा? तो आंसर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा। मान लेते हैं हम लोग यही क्वेश्चन दोबारा लेके चलते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन दोबारा ले लिया हम लोग। अब सॉल्व करते हैं इसको, और करके लिख दिया एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे रो हटा देते हैं, रो के रिस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं, हम लोग कॉलम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया विद C1, C1 मतलब फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 के पास साइन कैसा है प्लस का, तो लिखेंगे यहाँ +1 और बताओ भाई क्या आएगा ब्रैकेट में, हम यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो 1 वाला पार्ट देख लेना, 1 हमारी इस रो और इस कॉलम में है तो बंद कर दो, क्या आएगा 2 माइनस 1 1 3, तो यहाँ जाएगा 2 माइनस 1 1 और 3, ठीक है। फिर आएंगे 4 के पास। 4 का साइन कैसा होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है तो लिख देंगे -4 और फिर से वही काम, 4 हमारा इस कॉलम में है और इस रो में है, तो ये हमारा रो भी क्लोज कर दिया, ये कॉलम भी हटा दिया। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये दिखेगा 4 2 1 1 माइनस 2 1 1 और 3, है ना। ये तो क्लोज किया था तो देखोगे 2 1 और यार, और लास्ट में यहाँ पे 0 के पास आते हैं। तो अच्छी बात यही है कि 0 आ गया। देखो मैंने आपसे कहा था 0 बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आपको लिखना है 0 तो लिख तो देते हैं कि प्लस साइन आएगा, तो +0 कर दिया और 0 के साथ में ये एलिमेंट आएंगे, ये 0 वाला पार्ट क्लोज हो गया। 0 इस रो में इस कॉलम में बंद कर दिया। क्या दिख रहा है 2 1 2 माइनस 1 2 1 2 माइनस 1। लेकिन अच्छी बात यह है कि 0 को अगर हम डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सीधे यहाँ पे आगे बढ़ जाओगे कि 1 इसके लिए कितना आएगा 6 और -1 इंटू -1, इधर से आएगा -4, ये आएगा 6 -1 और ये 0 इंटू कुछ भी आए तो हमें क्या करना, लिखना ही नहीं है ना। तो आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 6 + 1 -4 इंटू आ जाएगा 5 + 0, यहाँ से आपको मिलेगा 1 इंटू 7 -20 और यह आ जाएगा 7 - 20, यानी कि आंसर -30। तो आप देख रहे हो सेम आंसर हमें मिल रहा है। ये हमें डिसीजन लेना होता है कि किस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आंसर दो किसी भी मेथड से करें, फर्स्ट रो से, सेकंड रो से या थर्ड रो से, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम से, आंसर हमेशा हमें सेम मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद में एक हम लोग नया क्वेश्चन लेके चलते हैं। नए क्वेश्चन में हम लोग किसी एक पार्ट से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आया सॉल्व और डिटरमिनेंट लिखा हुआ है -6 0 4 1 -2 3, ठीक है, 4 5 और 1, ये आया। अब हम लोग इसको किस वाले पार्ट से सॉल्व करें, ये मैंने आपसे कहा कि डिसीजन आपको लेना होता है इसके लिए, लेकिन फिर भी जिसके पास 0 आ रहा है वो हमेशा आसान रहेगा। 0 किसके पास में है, फर्स्ट रो के पास में, इसके पास में 0 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि सॉल्व करेंगे एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू R1,
एक्सपेंशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R1, है ना। तो आप देखोगे सबसे पहले आप साइन रूल बनाना। साइन आपका क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें फर्स्ट रूल लेके चल रहे हैं तो इसी का साइन देखना है। यहाँ माइनस लिखा है, ये प्लस है, तो आप ये कहोगे सर यहाँ तो प्लस होना चाहिए लेकिन नंबर -6 है, तो आप लिखोगे प्लस और लेकिन नंबर क्या है -6। ठीक है, डिटरमिनेंट बनाओगे उसके लिए प्लस फिर आएगा -6, डिटरमिनेंट बनाओगे। डिटरमिनेंट में क्या करेंगे हम लोग, बताओ भाई। डिटरमिनेंट में जिस रो और कॉलम में वो नंबर होगा उसको बंद कर देंगे। तो इसको बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, क्या दिख रहा है, -2 3 5 और 1। ठीक है, इसके बाद आते हैं 0। 0 है तो वैसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 के साथ कुछ भी लिखेंगे 0 ही आएगा, तो छोड़ देते हैं, नहीं लिखना है कुछ भी। फिर 4 के पास आए, प्लस का आएगा 4, है ना, +4, और इसके लिए क्या वैल्यू बन जाएगी, 4 हमारा इस रो में इस कॉलम में है, तो क्या बन जाएगा 1 -2 4 5, तो 1 -2 4 और 5। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -6 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ भाई, ये आएगा -2 इंटू 1 -5 इंटू 3, है ना। ये पहले मल्टीप्लाई करोगे माइनस ये करोगे, फिर सेकंड आएगा 0 के साथ कुछ लिखना ही नहीं है, +4, इसके पास आ जाएगा 1 इंटू 5 माइनस का 4 इंटू -2। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया इसका -6 इंटू, इसको लिखोगे -2 -15 -0 +4 के साथ आ जाएगा 5 + 8। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यहाँ से -6 इंटू माइनस का 17 और प्लस का 4 इंटू 13। ठीक है, इसको आगे मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका आगे वैल्यू 102 आ जाएगा, और 102 के बाद में इससे आपको मिल रहा है 52। ठीक है, तो आंसर आपका मिल जाएगा यहाँ से 154, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो आप केवल एक्सपेंशन करना हो तो 2/2 और 3/3 के जो 3/3 ऑर्डर के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी आसानी से सॉल्व इसमें हो जाएंगे, है ना। इसके बाद 3/3 ऑर्डर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें प्रॉपर्टी भी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चंस में बड़े नंबर दिए होंगे या वेरिएबल दिए होते हैं उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी तो हम लोगों के पास में जो हमने बताया कि 2/2 और 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हमें कैसे करना है वो एक सिंपल वे में आपको मैंने बताया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करना है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट करेंगे।